हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी की किताब के अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत दी गई प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों और उनके हलों को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी किताब में पेज 205 पर दी गई है। आप देख रहे हैं प्रश्नावली 10.1 के पहले प्रश्न में लिखा है खाली स्थान भरिए। प्रश्न 1 के पहले भाग में लिखा है वृत्त का केंद्र वृत्त के, फिर खाली स्थान है, उसके बाद लिखा है में स्थित है। खाली स्थान में आपको दो शब्द बहिर्भाग और अभ्यंतर में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखना है। इससे पहले हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त क्या होता है। फिर भी हम एक बार इसे दोहरा लेते हैं। आप देख रहे हैं कि आकृति 10.3 में एक वृत्त दिखाया गया है। वृत्त के बारे में हमने यह पढ़ा था कि एक स्थिर बिंदु O से एक निश्चित दूरी OP पर स्थित सभी बिंदुओं से जो आकृति बनती है वही वृत्त होती है। और इस स्थिति में जो स्थिर बिंदु O है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, और जो वृत्त के केंद्र O से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु P की दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को एक और संदर्भ में हम प्रयोग करते हैं, यह भी हमने पढ़ा था। OP जो रेखाखंड है, यहाँ पर O और बिंदु P को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसे भी हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और इस रेखाखंड की लंबाई OP को भी हम त्रिज्या कहते हैं। तो अब आप यह समझ गए होंगे कि वृत्त क्या होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वृत्त, ये सीमा रेखा ही वृत्त होती है, यही हमने पढ़ा था। और वृत्त का केंद्र उसके अंदर स्थित है। और इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा था आकृति 10.4 में कि किसी तल में अगर वृत्त होता है तो वह वृत्त उस तल को 3 भागों में विभक्त कर देता है या विभाजित कर देता है। एक भाग तो वह वृत्त स्वयं होता है, जो किसी एक सीमा रेखा के रूप में होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और दूसरा भाग उसके अंदर का होता है, जिसे हम कहते हैं वृत्त का अभ्यंतर। और तीसरा भाग वृत्त के बाहर का होता है, और वह वृत्त का बहिर्भाग कहलाता है, जो नीले रंग से यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से वृत्त के बारे में हमने यह जानकारी प्राप्त की थी। इस आधार पर यदि हम देखें तो वृत्त का केंद्र जो है वह वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हमें दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए हम जो प्रश्नावली 10.1 है आपकी, उसका जो पहला भाग है उसमें जो खाली स्थान लिखा गया है, खाली स्थान दिखाया गया है, वहाँ पर हम अभ्यंतर शब्द को इसीलिए भरेंगे क्योंकि वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है, यह हमने समझ लिया है। तो इस आधार पर जब आप इसको ऐसा लिखेंगे तो आप इस रूप में इस प्रश्न को दिखा सकते हैं। आप देख रहे हैं खाली स्थान में यहाँ पर अभ्यंतर लिखा गया है। इसके पश्चात अब यदि प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को हम देखें, जिसमें लिखा है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो
उसके बाद लिखा है वृत्त के, फिर खाली स्थान है, में स्थित होता है। अब यहाँ पर भी हमें दो शब्दों बहिर्भाग और अभ्यंतर में से ही उचित शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है या लिखना है। तो इन्होंने जो कहा है उस पर हमें गौर करना है कि इन्होंने वृत्त एक बिंदु ऐसा लिया है जो वृत्त के केंद्र से त्रिज्या से अधिक दूरी पर है। अब त्रिज्या से अधिक दूरी पर जो बिंदु होगा वह कहाँ पर होगा? आप देखें, आप यहाँ पर इस वृत्त में आकृति 10.3 में देख रहे हैं कि वृत्त का केंद्र O है और OP यहाँ पर त्रिज्या है, और OP त्रिज्या के बराबर दूरी पर जितने भी बिंदु स्थित हैं केंद्र O के चारों ओर, उन सभी से जो आकृति बन रही है वही वृत्त होती है। और वृत्त के अंदर वृत्त नहीं होता है, न बाहर वृत्त होता है। केवल ये सीमा रेखा जो जिस पर स्थित सभी बिंदु केंद्र से OP त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित हैं वही वृत्त को बना रहे हैं। अब इन्होंने तो कहा कि बिंदु जो है वह वृत्त के केंद्र से उस वृत्त की त्रिज्या से अधिक दूरी पर है। अब अधिक दूरी पर है तो निश्चित रूप से वह वृत्त के बाहर कहीं पर स्थित होगा, और बाहर स्थित होता है तो आप देख रहे हैं आकृति 10.4 में उस भाग को हम कहते हैं वृत्त का बहिर्भाग, जो कि नीले रंग से दिखाया गया है। और इस आधार पर हम प्रश्नावली 10.1 के जो दूसरा प्रश्न है उसमें हम खाली स्थान में बहिर्भाग और अभ्यंतर में से जो उचित है उसे हम उस शब्द को चयन करेंगे, अर्थात बहिर्भाग का हम चयन करेंगे और खाली स्थान में यहाँ पर हम बहिर्भाग लिखेंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा कि हम बहिर्भाग क्यों लिखेंगे। अब यदि हम प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग की बात करें जिसमें लिखा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का और फिर खाली स्थान होता है। तो जब हमने जीवा के बारे में पढ़ा था तो हमने यह पढ़ा था कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वह जीवा होता है। और जीवा के साथ साथ हमने एक ऐसी जीवा के बारे में भी पढ़ा था जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है उसको हमने एक अलग नाम दिया था व्यास। और हमने यह भी जाना था साथ में कि जो व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और इस आधार पर हम यहाँ पर पहले प्रश्न के तीसरे भाग में खाली स्थान में व्यास लिखेंगे, क्योंकि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह वृत्त का व्यास होता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम यहाँ पर व्यास तीसरे प्रश्न में क्यों लिखेंगे। इसे हमने यहाँ पर लिखकर दिखाया भी है। तीसरे भाग में देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, और दूसरे भाग में जो हमने लिखा था उसको भी यहाँ पर दिखाया है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। इस प्रकार यहाँ पर इसे खाली स्थान को भरकर भी दिखाया गया है। अब यदि हम पहले प्रश्न के चौथे भाग में देखें तो लिखा है एक चाप, फिर खाली स्थान है, होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो वृत्त पर अगर व्यास होता है तो व्यास के सिरे जो होते हैं वे वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। और वृत्त का जो भाग दो बिंदुओं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आकृति 10.5 में, यहाँ पर AB वृत्त का व्यास है, वह केंद्र O से होकर के
जा रहा है या गुजर रहा है। तो यहाँ पर वृत्त के व्यास ए बी के जो सिरे हैं ए और बी, वे वृत्त को दो भागों में बांट दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ए से होकर के बी तक यहाँ और ये बी से होकर के ए तक यहाँ, ये दो भागों में बांट दे रहे हैं। और ये वृत्त के भाग जो होते हैं इन्हें हम वृत्त के चाप कहते हैं। और ये दोनों ही बराबर लंबाई के चाप होते हैं। तो व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर चापों में विभाजित कर देता है। यह आपको समझ लेना है। चाप किसको कहते हैं? वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु ले लीजिए और इस प्रकार जो वृत्त के भाग हमको प्राप्त होते हैं वे वृत्त के चाप कहलाते हैं। तो यहाँ पर व्यास ए बी के जो सिरे हैं ए और बी, ये वृत्त को दो भागों में बांट दे रहे हैं, अर्थात दो चापों में बांट दे रहे हैं और दोनों ही चाप लंबाई में बराबर होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वृत्त के आधे चाप हैं, पूरे वृत्त के आधे चाप हैं। और आधे चाप है इसलिए हम वृत्त के आधे हैं, ये दोनों चाप जो हैं वो वृत्त के आधे हैं, इसलिए हम शब्द एक प्रयोग करते हैं इसके लिए, अर्धवृत्त, यानी वृत्त के आधे। ये दोनों चाप जो हैं वो वृत्त के आधे हो गए, इसलिए हम अर्धवृत्त शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम उन चापों के बारे में लिखेंगे। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे, किसके सिरे? चाप के सिरे एक व्यास के सिरे हों। समझ गए? जैसे यहाँ पर चाप अगर हम ये वाला लेते हैं, ए से और बी तक लंबाई वाला चाप लेते हैं, तो इसमें जो चाप के सिरे ए और बी हैं, यदि ये व्यास के भी सिरे हो जाएं, जैसा कि यहाँ पर है ही है, तो ये व्यास के सिरे भी अगर हो जाएं तो ऐसी स्थिति में ये चाप ए बी जो होगा वो अर्धवृत्त हो जाएगा और दूसरा वाला चाप भी जो होगा वह भी अर्धवृत्त हो जाएगा। वही बात यहाँ पर कही गई है। अर्थात पहले प्रश्न एक के चौथे भाग में हम लिखेंगे, एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसे भी हमने यहाँ पर लिख करके दिखाया है। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। अब प्रश्न संख्या 1 के 5वें भाग को देखिए। इसमें लिखा है, वृत्तखंड एक चाप तथा फिर खाली स्थान है के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वृत्तखंड वास्तव में क्या होता है? वृत्तीय क्षेत्र का एक खंड होता है। और वृत्तीय क्षेत्र कैसे बनता था? वृत्त और वृत्त के अभ्यंतर को मिलाने से वृत्तीय क्षेत्र हमें प्राप्त होता था। तो ये हमें ध्यान रखना है। वृत्तीय क्षेत्र जो होता है वह वृत्त और वृत्त के अभ्यंतर से मिलकर के बना होता है। और एक जीवा अगर हम कोई ले लेते हैं वृत्त की, तो वो जीवा उस वृत्तीय क्षेत्र को दो खंडों में विभाजित कर देती है, जैसा कि आपको यहाँ पर आकृति 10.8 में दिखाया गया है। ये वृत्त और वृत्त के अंदर का भाग पूरा वृत्तीय क्षेत्र बन जाता है और ये जीवा PQ इस वृत्तीय क्षेत्र को दो खंडों में विभाजित कर दे रही है और प्रत्येक खंड वृत्तखंड कहलाता है। अब उसमें से एक खंड बड़ा है तो उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और जो छोटा है उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी वृत्तखंड बन रहे हैं वह किससे बन रहे हैं? वे एक चाप के द्वारा बन रहे हैं और साथ साथ संगत जीवा के द्वारा बन रहे हैं। उसके संगत जो जीवा है, या अगर हम बड़ा वाला दीर्घ चाप लेते हैं तो ये चाप और साथ में ये संगत जीवा PQ, इसके द्वारा ये आपका वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड बन रहा है। ठीक यहाँ पर भी आपको वही देखना है कि 5वें भाग में वृत्तखंड एक चाप तथा संगत जीवा के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पर हमें संगत जीवा लिखना है 5वें भाग में, खाली स्थान में, या संगत जीवा भरना है।
तो यहाँ पर भरते हुए भी दिखाया गया है। पांचवा, वृत्तखंड एक चाप तथा संगत जीवा के बीच का भाग होता है। छठे भाग की हम बात करें, पहले प्रश्न के छठे भाग की, जिसमें लिखा है एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे, फिर खाली स्थान है, फिर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर आपने पहले पढ़ा है, अभी इससे पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि आकृति 10.4 में आप देख रहे हैं कि किसी भी तल में अगर वृत्त है तो वह उस तल को 3 भागों में विभाजित करता है। एक तो वृत्त स्वयं, दूसरा वृत्त के अंदर का भाग जिसे वृत्त का अभ्यंतर कहते हैं, और तीसरा वृत्त के बाहर का भाग जिसे हम वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं। तो इस प्रकार कुल 3 भाग यहाँ पर हम देख रहे हैं। वृत्त जो होता है सदैव जिस तल में स्थित होता है वह उस तल को 3 भागों में विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर वही बात पूछी गई है या हमें लिखनी है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। तो वही यहाँ पर खाली स्थान में हमको 3 भरना है, जो यहाँ पर आपको भरकर दिखाया भी गया है। आप देख रहे हैं एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार पहला प्रश्न आपका हल हो जाता है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा है, लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। दूसरे प्रश्न के पहले भाग में लिखा है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। यही हमने परिभाषा पढ़ी है वृत्त की त्रिज्या के बारे में, और आप यही उसमें लिख देंगे कि जो पहले तो आप यही लिखेंगे कि ये कथन सत्य है, क्योंकि सही कहा गया है। वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा भी यही होती है और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप लिखेंगे कि ये सत्य है, और कारण में आप वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा लिख देंगे। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे कि सत्य क्यों है। अब दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग को यदि हम देखें, जिसमें लिखा है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएँ होती हैं। तो पहली बात तो हमें यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि परिमित क्या होता है। परिमित यहाँ पर संख्या के लिए प्रयोग किया गया है कि वे संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं उसे हम परिमित कहते हैं, कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर परिमित जीवाएं का मतलब है ऐसी संख्या में जीवाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। अब ये प्रश्न सही सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक वृत्त जो होता है वो अनंत अर्थात अपरिमित बिंदुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अनंत वह संख्या है जिसे हम गिन नहीं सकते, यानी बहुत बड़ी संख्या है जिसे हम गिन नहीं सकते। और इस प्रकार जब हम जानते हैं कि वृत्त में अनंत बिंदु स्थित होते हैं और जीवा के लिए हमें वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। वृत्त पर स्थित कोई भी हम 2 बिंदु ले लें और उनको मिला दें तो हमें जो रेखाखंड प्राप्त होता है वही वृत्त की जीवा होता है। तो जब वृत्त पर अनंत बिंदु है और वृत्त पर अनंत बिंदुओं में हम 2-2 बिंदुओं के जोड़े अगर लें तो उनकी संख्या कितनी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, अनंत का अगर हम आधा करें, जोड़े बनाएंगे तो एक तरीके से अनंत का आधा हो जाएगा, अनंत की आधी संख्या में प्राप्त होगी। तो अनंत की आधी संख्या कितने के बराबर होती है? अनंत की आधी संख्या भी अनंत के ही बराबर होती है, यह हमें समझ लेना है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि अगर हम दो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं के जोड़े लें तो चूँकि बिंदुओं की संख्या अनंत है इसलिए 2 बिंदुओं के जोड़ों की संख्या भी अनंत होगी, और इस प्रकार हम कहेंगे कि वृत्त में अपरिमित जीवाएँ होती हैं या अनंत जीवाएँ होती हैं। तो पहली बात तो ये जान गए कि जीवाएँ अनंत होती हैं। अब बात इन्होंने करी समान लंबाई की जीवाएँ।
तो समान लंबाई की जीवाएं भी अनंत होती हैं। कैसे? आप अगर बहुत ही सरल तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो आप व्यास को ले सकते हैं। आपने व्यास के परिभाषा के अंतर्गत यह पढ़ा होगा कि व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। अभी आपने यहाँ पर पहले प्रश्न के तीसरे भाग में भी पढ़ा था, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। तो व्यास भी जीवा होती है, तो व्यास को लेकर के ही हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि व्यास वृत्त का जो होता है, चाहे व्यास भी अनंत होते हैं और समान लंबाई के होते हैं। तो यहाँ पर कैसे वो अनंत होते हैं? आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, एक ए बी व्यास है और चूँकि वृत्त पर अनंत बिंदु स्थित हैं, इसलिए उनके अगर हम दो दो बिंदुओं के जोड़े लें, जो कि ऐसे जोड़े लें जो कि और जिनको मिलाएं तो मिलाने वाला जो उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड हो वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाए, अर्थात वो भी व्यास हो। तो इस प्रकार हम बहुत सारे व्यास खींच सकते हैं, और ये जो व्यास की संख्या होगी वो जो अनंत बिंदु वृत्त पर स्थित है उसके आधे के बराबर हम कह सकते हैं। और अगर आधे होंगे, अनंत का जो आधा होता है वो भी अनंत होता है, तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि व्यास भी अनंत होंगे। और जब अनंत व्यास होंगे तो हम कह सकते हैं कि वृत्त में अनंत जीवाएं होंगी। और व्यास चूँकि बराबर लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, वृत्त के व्यास जो होते हैं समान लंबाई के होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि समान लंबाई की जीवाएं जो हैं वो अनंत हैं, अर्थात अपरिमित हैं। तो यहाँ पर जो यह कहा गया है, लिखा गया है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, वह बात यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। क्योंकि अगर हम व्यास का उदाहरण लें तो व्यास के उदाहरण को लेकर के हम यह दिखा सकते हैं कि एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित अर्थात अनंत जीवाएं व्यास के रूप में ले सकते हैं। तो जीवाएं यहाँ पर व्यास के रूप में हो जाएंगी, तो अनंत या अपरिमित जीवाएं होती हैं। तो अपरिमित होती हैं, यहाँ परिमित लिखा है, इसलिए ये असत्य कथन है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे असत्य। इसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख रहे हैं। पहले कथन को, जो दूसरे प्रश्न का पहला भाग है उसमें जो कथन है उसे सत्य लिखा गया है, और दूसरे कथन में आप देख रहे हैं यहाँ असत्य लिखा गया है। कारण मैंने आपको बताई दिए पहले। अब आप दूसरे का जो तीसरा भाग है उसे देखिए। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दें कि जो चाप हैं वो तीनों बराबर हैं, अर्थात बराबर लंबाई के हैं। अब फिर यहाँ पे बात कही गई है कि प्रत्येक भाग का मतलब यहाँ पर जो चाप है उसी की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक चाप को कह रहे हैं कि वो दीर्घ चाप होगा। प्रत्येक भाग जो वृत्त का होगा वो वहाँ पर चाप ही होगा, और उसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो दीर्घ चाप होगा। तो दीर्घ चाप हम कब कहते हैं? जब कोई भी चीज़ बड़ी तब होती है जब उससे छोटी कम से कम एक कोई चीज़ उपस्थित हो। कोई भी वस्तु बड़ी तभी कहलाएगी जब उससे छोटी वस्तु, कम से कम एक छोटी वस्तु अवश्य उपस्थित हो। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसकी बात की जा रही है वो चापों की बात की जा रही है, और तीनों ही चाप आपस में बराबर हैं, तीनों ही चाप बराबर लंबाई के हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी चाप को बड़ा चाप नहीं कह सकते हैं, इसलिए इन तीनों चापों में कोई भी चाप दीर्घ चाप नहीं होगा। दीर्घ चाप हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी चाप से बड़ी लंबाई का चाप हो। तो यहाँ पर हम इन 3 बराबर चापों में किसी भी चाप को दीर्घ चाप नहीं कह सकते हैं, इसलिए ये जो कथन दिया गया है यह कथन असत्य कथन है। और इसके स्पष्टीकरण में आप यही लिख देंगे जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही चाप बराबर लंबाई के हैं, इसलिए हम किसी भी चाप को दीर्घ चाप नहीं कह सकते। ठीक है, और यहाँ पर आप असत्य लिख देंगे, और ये यहाँ पर मैंने लिख के भी आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये तीसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए
यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, और असत्य उसके आगे लिख दिया है, और रीज़न आपने समझ ही लिया होगा। अब दूसरे प्रश्न का जो चौथा भाग है आप उसे देखें, उसमें क्या लिखा है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास के बारे में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको यह भी समझाया था, जैसे यहाँ पे 10.5 है तो मैंने कहा था अगर ए बी व्यास है तो ओ केंद्र है और बी वृत्त पर स्थित बिंदु है तो ओ बी क्या होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। इसी प्रकार ओ वृत्त का केंद्र है, ए वृत्त पर स्थित बिंदु है तो ओ ए एक ऐसा रेखाखंड होगा जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा, उसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो इधर भी वृत्त की त्रिज्या ओ ए जो है की लंबाई त्रिज्या के बराबर, ओ बी रेखाखंड की लंबाई भी त्रिज्या के बराबर। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ए बी व्यास है वह त्रिज्या का 2 गुना है। तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। और यहाँ पर वही बात कही गई है, वृत्त की एक जीवा, कोई भी जीवा है जो लंबाई में त्रिज्या से 2 गुनी है तो वृत्त का व्यास है, तो निश्चित रूप से वृत्त का व्यास होगा ही, क्योंकि हमने यही पढ़ा है। तो ये एक बिल्कुल सत्य बात कही गई है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये कथन सत्य है, क्योंकि वृत्त का व्यास लंबाई में त्रिज्या का 2 गुना होता है और साथ ही साथ व्यास जो होता है वो जीवा भी होती है। तो व्यास एक ऐसी जीवा होती है जो जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी होती है, और इसीलिए कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए लिख के दिखाया गया चौथे भाग में, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है, और सत्य कथन के रूप में हमने लिखा हुआ है। और दूसरे का 5वां भाग, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है, त्रिज्यखंड के बारे में जब हमने पढ़ा था तो ये पढ़ा था, देखिए आकृति 10.9 में, वृत्त की कोई 2 त्रिज्या आप ले लें, ऐसी स्थिति में वृत्त की 2 त्रिज्याएँ वृत्तीय क्षेत्र को 2 खंडों में विभाजित कर देती हैं। वृत्त की 2 त्रिज्याएँ वृत्तीय क्षेत्र को 2 खंडों में विभाजित कर देती हैं, और प्रत्येक खंड जो होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। तो एक छोटा त्रिज्यखंड होता है तो वो लघु त्रिज्यखंड कहलाता है, बड़ा त्रिज्यखंड जो होता है वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। और किस आधार पर होता है, चाप की लंबाई के आधार पर होता है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू चाप छोटा चाप है, किससे, इस वाले चाप से, ये दीर्घ चाप हो गया। तो दीर्घ चाप के संगत जो त्रिज्यखंड है वो दीर्घ त्रिज्यखंड है, लघु चाप के संगत जो त्रिज्यखंड है वो लघु त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड वास्तव में होता क्या है, 2 त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच घिरा हुआ क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र क्या होता है, वो होता है वृत्तखंड। जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो वृत्तखंड होता है। यहाँ भी जीवा और ये संगत चाप और इसके बीच घिरा हुआ क्षेत्र, ये भी वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। तो यहाँ पर दोनों ही उल्टी बातें कही गई हैं, त्रिज्यखंड की बात की कही गई है और फिर जीवा और संगत चाप के बीच के क्षेत्र का बात की गई है। तो ये तो त्रिज्यखंड है और इधर वृत्तखंड आ जा रहा है, तो ये कथन असत्य हो जा रहा है इसी कारण। तो ये कथन असत्य हो गया, और आप लिख देंगे क्योंकि त्रिज्यखंड 2 त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ना कि जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, क्योंकि जीवा और संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वह वृत्तखंड होता है। तो यहाँ पर कारण लिख करके आप इसको असत्य लिख देंगे, और यहाँ पर मैंने भी इसे असत्य लिखकर दिखाया है। आप देख रहे हैं 5वां भाग, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, और असत्य लिखकर दिखाया गया है। और फिर दूसरे प्रश्न का जो अंतिम अर्थात छठा भाग है वह है, वृत्त एक समतल आकृति है। समतल आकृति हम उसे कहते हैं जिसे हम किसी समतल में
खींच सकते हैं या उसकी रचना कर सकते हैं। जिसकी रचना हम एक समतल में कर सकते हैं उसे हम समतल आकृति कहते हैं। जैसे हम अपनी कॉपी के पेज पर जिसे बना सकते हैं, पृष्ठ पर बना सकते हैं, उसे हम समतल आकृति कहेंगे। ब्लैक बोर्ड पर या श्यामपट्ट पर जिस आकृति को हम बना सकते हैं, जिस आकृति की रचना कर सकते हैं, उसे हम समतल आकृति कहेंगे। तो वृत्त क्या होता है? एक समतल में आप उसको बना सकते हैं, इसलिए वह समतल आकृति है। तो यहाँ पर जो कहा गया है वह कथन बिल्कुल सत्य है, इसलिए हम इसके सत्य कहेंगे। क्योंकि आप लिख देंगे कि वृत्त की रचना हम एक समतल में कर सकते हैं या वृत्त को हम एक समतल में बना सकते हैं, इसलिए वह समतल आकृति है। ठीक है, तो इसे भी मैंने यहाँ पर आप लिख कर दिखाया है। वृत्त एक समतल आकृति है, सत्य, क्योंकि उसकी रचना हम एक समतल में कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्नावली के प्रश्नों के हल को समझ गए होंगे, और मैंने यहाँ पर इसको आपको दिखा भी दिया है कि कैसे इसके हल को आप लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न में कारण भी लिखना है, यह आपको ध्यान रखना है। मैंने ये पूरी प्रश्नावली का हल आपको दिखा दिया है, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।